हे गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो सभी बच्चे जो लाइव देख रहे हैं और वो सभी बच्चे जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। मेरा नाम है CA अंशुल अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं एक क्रिस्प सी वीडियो जहां पर CA इंटरमीडिएट के पर्सपेक्टिव से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी सेशंस लिए हैं और उसमें से सबसे अमेजिंग एक सेशन था ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सेशन इसी चैनल पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। इस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको एक समरी बना के दी जिसमें मैंने बताया कि टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें से 5 ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो आपके टॉपिक्स के थ्रू कवर होता है। तो बचता है 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैंने आपको ABC क्लासिफिकेशन दिया है, जहां पर A कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स है जो कम समय लेते हैं, डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, इजी स्टैंडर्ड है, क्विकली हो सकते हैं। बी कैटेगरी के स्टैंडर्ड थोड़े टेक्निकल है, अकाउंटिंग बेस्ड स्टैंडर्ड है, कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, कुछ न्यूएंसेस हैं, उनको समझना पड़ेगा और आपको थोड़ा ज्यादा समय उसको देना पड़ेगा। लेकिन सी कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हाईली टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको समझने के लिए एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। मे बी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के नॉलेज की जरूरत पड़े, जैसे कि AS19 लीजेस में आपको FM के नॉलेज की जरूरत पड़ती है। AS22 जो आज हम देखने वाले हैं उसके अंदर आपको इनकम टैक्स की नॉलेज की जरूरत पड़ती है ना। तो ये कुछ ओवर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं। वेल, मैं सिलेक्टिव स्टडी को कहीं फेवर नहीं करता हूं, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं ये सारे स्टैंडर्ड्स, तो आप अपना रिस्क असेसमेंट कर कर ये स्टैंडर्ड्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो इस कोशिश के चलते मैंने आप लोगों के कुछ रिवीजन सेशंस लिए हैं, इसी YouTube चैनल पर अवेलेबल है। एक सेशन लिया था जिसमें मैंने AS4, 5, 9, 16, 17 कवर किया है। दूसरा सेशन जिसमें AS2, 10 और 12 कवर किया है। तीसरा सेशन इन विच आई कवर्ड AS11, 20, 23 एंड 27। अब ये क्योंकि ए और बी कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स थे, तो आई हैव क्लब सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उसको एक साथ मैंने कवर किया है। लेकिन ये जो सी कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स हैं, इनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ताकि कोई और डिस्कशन ना हो, सीधा कंसेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे कि मैंने कहा, CA इंटरमीडिएट एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन, दैट्स ऑल। स्टैंडर्ड में हो सकता है कुछ और चीजें हो जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं। आई रियली वांट टू स्टिक to exam oriented discussion. I've already made a video on AS19. Thank you so much for giving so much love to that video and I'm very happy, glad कि वो वीडियो से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने AS19 छोड़ दिया था, अब वो AS19 कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मिली है वो वीडियो, तो सिंपल है, YouTube सर्च बार में जाइए, टाइप कीजिए AS19 अंशुल अग्रवाल, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। And trust me, it is that particular video and your comments which you have written over there, the messages that you sent me on Instagram has encouraged me to come out with another video today on accounting standard 22. इसी तरीके से करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड CA इंटरमीडिएट लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, the title is accounting for taxes on income. The objective of this standard is very simple, is to prescribe the accounting treatment of taxes on income. अब सबसे पहले शब्द को थोड़ा समझते हैं, टैक्सेस ऑन इनकम। अब अगर मैं सिर्फ इस वर्ड को पकड़ूं, टैक्सेस, तो टैक्सेस तो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप लोगों ने पढ़ा है। क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड GST के लिए एप्लीकेबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये वर्ड क्या है, टैक्सेस ऑन इनकम। एंड व्हाट इज दैट टैक्स व्हिच इज चार्ज्ड ऑन इनकम? इट इज इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो हम यहां पर इस स्टैंडर्ड में AS22 में ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इनकम टैक्स। क्लियर हो गया? तो चाहे आप कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, जो भी है, आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस टैक्स लायबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो ये स्टैंडर्ड में हमें देखना है। अब इसके साथ एक और चीज हमें दिमाग में रखनी है, वो है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, जो कहता है we must not only account for actual expenses but we must also account for anticipated expenses. अब ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू होल्ड करता है, समझिएगा। जब भी हम बात करते हैं कि हमारा करंट ईयर का टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना है, तो ये टैक्स एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अब ये नया टर्म है, समझने की कोशिश कीजिएगा। करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स एक्सपेंस मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस, कितना टैक्स ड्यू हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस।
एक्चुअल एक्सपेंसेस जैसे हम अभी तक निकालते आते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपने पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रखा है, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसकी हम टैक्सेबल इनकम लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम आपकी एक टैक्सेबल इनकम की फिगर निकलती है। वो टैक्सेबल इनकम में फिर आप स्लैब्स के हिसाब से या फिर अगर कंपनी है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपको टैक्स की लायबिलिटी मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? करंट टैक्स एक्सपेंस। लेकिन इसके साथ हमें एक दूसरा चीज समझना है, जो एंटीसिपेटेड एक्सपेंस है वहां पे आता है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो एक नया टर्म है डेफर्ड टैक्स। अब जैसे कि नाम आपको बता रहे डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब होता है डिले। तो टैक्सेशन डिले कैसे होता है सर? जो मैंने कमाया मेरे को तो पैसा देना होता है। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन इनकम टैक्स का सर बहुत सिंपल सा कहता है 208 एडवांस टैक्स, वो तो कहता है बल्कि आप एडवांस टैक्स भरो। तो सर इनकम टैक्स डेफर कैसे हो सकता है? नाउ दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कि इनकम टैक्स क्यों, क्या और कैसे डेफर होता है, हम लोगों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि दो टाइप की इनकम होती है, एक जिसे कहते हैं अकाउंटिंग इनकम और दूसरा जिसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो यहां पे थोड़ा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पीजीबीपी के साथ। कोई भी एंटिटी जो है वो अपने हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो वो उस प्रोसेस में बहुत सारे अजम्पशंस करता है, अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पीएनएल में वो डेबिट करता है, कुछ प्रोविजंस है जो पीएनएल में डेबिट करता है, अपने हिसाब से करता है। उसको किसी लॉ से कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो कंपनी लॉ हो या इनकम टैक्स लॉ से कुछ लेना देना, अपने हिसाब से वो पीएनएल अकाउंट बनाता है और वो अपने हिसाब से उसका प्रॉफिट या लॉस असरटेन करता है। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस होता है, वो जो इनकम होती है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग इनकम। व्हाट इज एन अकाउंटिंग इनकम? द प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड assumptions फॉलोड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन सी इनकम होगी? आपकी अकाउंटिंग इनकम। लेकिन आपने इनकम टैक्स पढ़ते समय, पीजीबीपी पढ़ते समय देखा होगा कि जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहां पर कुछ प्रोविजंस लगती हैं, कुछ अलाउंसेस डिसअलाउंसेस होते हैं। अब ये जो कुछ अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो आपने अपनी अकाउंटिंग इनकम में डिडक्ट किए हैं लेकिन इनकम टैक्स उसको डिडक्ट नहीं करने देता। कुछ डिसअलाउंसेस होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं। तो ये अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस की वजह से आपका टैक्सेबल इनकम वेरी करता है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग इनकम। सर ये रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा, मैं चाहूं तो 1-1.5 घंटे का वीडियो इस पे बना सकता हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव है 15 से 20 मिनट में मेरे को आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवाना है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, मुझे वो तिनका आपको आज देना है AS22 के अंदर। रीजंस कई सारे हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनकम टैक्स की बात करते हैं, सेक्शन 269 SS की, ठीक है। अब 269 SS जो है वो क्या कहता है? एक्सपेंसेस डन इन कैश। अब अगर आपने अकाउंटिंग इनकम करते समय एक एग्जांपल लीजिए, एक पर्टिकुलर खर्चा पीएनएल के डेबिट में किया है, अब आपके हिसाब से वो खर्चा है, आपने उसका पेमेंट कैश में किया था, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 लाख रुपए का खर्चा है, आपने पीएनएल को डेबिट कर दिया, आपने उसको एक्सपेंस क्लेम कर दिया। क्योंकि एक्सपेंस क्लेम कर दिया, आपका प्रॉफिट कम हो गया और वो जो रिड्यूस प्रॉफिट है उस पर आपने टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। लेकिन जब इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल इनकम असरटेन की जाएगी तो यहां पर प्रोविजन लगेगा 269 SS का, जो कि कहता है कि दिस एक्सपेंडिचर मेड इन कैश इज डिसअलाउड। अब आप कहोगे सर मैंने तो खर्चा किया है ना, तो खर्चा किया तो खर्चा होना चाहिए, वो आपके हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है। ठीक उसी तरह सेक्शन 43B की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो अब ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्यू बेसिस पे डेबिट करते हैं। इनकम टैक्स कहता है ऐसा नहीं है, ये एक्सपेंसेस आपको तब मिलेंगे जब आप इसका एक्चुअल में पेमेंट करेंगे, पेमेंट बेसिस पे होगा। तो पहले ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ होते हैं और बाद में ये एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पेमेंट्स मेड अंडर सेक्शन 80G, डोनेशंस की बात करते हैं। आपने अपने पीएनएल के डेबिट में कोई डोनेशन किया था, उसको एज अ खर्चा क्लेम कर लिया, तो आपका क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो डेबिट हो गया। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर वो डेबिट हो गया तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया, और क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया आपका टैक्स भी कम हो गया। अब जब वो इनकम टैक्स वाले रिव्यू करेंगे उसे टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम, तो वो देखेंगे कि ये जो आपने डोनेशन किया है, इज इट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80G और नॉट। अगर
जिस पार्टी को आपने डोनेशन किया है अगर उनके पास एटीजी का सर्टिफिकेट है तब तो फिर परेशानी नहीं है, वो डोनेशन जो आपने डेबिट किया है पीएनएल में वो अलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स के अंदर भी। लेकिन अगर वो पार्टी के पास एटीजी का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर इनकम टैक्स की इनकम के अंदर कंप्यूटेशन में वो डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब दैट मच अमाउंट विल बी एडेड बैक टू योर नेट प्रॉफिट। नाउ दिस विल रिजल्ट इनटू चेंज। मैं आपको यहां पर सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जिसके थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा जी जब आप अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम निकालते हैं तो ये दोनों इनकम सेम नहीं होती है। देखो टैक्सेशन का रेट तो सेम रहेगा, 30% है तो 30 रहेगा, 50 है तो 50 रहेगा, जो भी है वो रहेगा, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस किसके वजह से क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इनकम। और ये इनकम में डिफरेंसेस क्यों आते हैं? व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस? मल्टीपल रीजंस मैंने बताया, 269 एसएस का बताया, 43 बी का बताया, एटीजी का बताया, और भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस है ना, इन डिफरेंसेस को मैं दो कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूं, एक जिसे मैं कहता हूं टाइमिंग डिफरेंसेस, दूसरा जिसे कहता हूं परमानेंट डिफरेंस। समझने की कोशिश करना, बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है कि चलो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स ने ये खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ कर दिया, कोई बात नहीं, अगले साल अलाउ कर देंगे। सेक्शन 43B के खर्चे ले लीजिए, मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीएसटी को डेबिट किया है, जीएसटी ड्यू बेसिस पे डेबिट किया है। इनकम टैक्स क्या करेगा? 43B में उसको डिसअलाउ कर देगा, और अगले साल जिस साल मैं एक्चुअल में जीएसटी का पेमेंट करूंगा ना, उस साल वो उसको अलाउ करेगा। तो अब इससे क्या होगा? मेरे करंट ईयर का अकाउंटिंग प्रॉफिट कम दिखेगा, क्योंकि करंट ईयर में मैंने जीएसटी को एज एन एक्सपेंस माइनस किया है, लेकिन मेरे करंट ईयर का टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। और अगले साल में क्या होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जीएसटी डिडक्ट नहीं हुआ है, मैं पिछले साल ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका हूं, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा अगले साल में कम दिखाई देगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस टेम्परेरी है, ये अभी नहीं तो फ्यूचर में सेट ऑफ हो जाएगा। और क्योंकि ये जो डिफरेंस टेम्परेरी है, इसको कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस? दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट्स इन वन पीरियड एंड दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एंड अगेन एज आई सेड, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप टैक्सेशन साथ साथ में पढ़ते हो तो ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर आता है परमानेंट डिफरेंस। एग्जाम्पल ले लो सेक्शन 80G के डोनेशंस। तो मैंने किसी एक मंदिर को 1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का डोनेशन कर दिया, मैंने मेरे पीएनएल को डेबिट मार दिया कि चलो 2 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो गया, अकॉर्डिंगली मेरी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। जब कंप्यूटेशन किया गया तो इनकम टैक्स वालों ने चेक किया कि यार ये जो डोनेशन है, इज इट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80G? तो पता चला नहीं भाई, ये तो ऐसी कोई मंदिर है, इसमें इनके पास तो 80G का सर्टिफिकेट नहीं है। तो इनकम टैक्स ने क्या किया? उस 80G के 2 लाख रुपए के डोनेशन को डिसअलाउ कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इज देयर एनी चांस, इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी कि अगले साल वो उसको अलाउ कर देंगे, जैसे हमने 43B के केस में देखा था, है ना? तो इज देयर एनी चांस कि चलो इस साल उन्होंने डिसअलाउ कर दिया तो अगले साल वो उसको अलाउ कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। रात गई बात गई, इनकम टैक्स वाले बोले वो डिसअलाउड इज डिसअलाउड फॉर एवर। अब आपका उसका कोई रिवर्सल नहीं मिलने वाला है। ऐसे डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? परमानेंट डिफरेंसेस। Permanent differences are the differences between the taxable income and the accounting income for a period that originates in one period and do not reverse subsequently. It is forever, हमेशा के लिए ये difference कभी भी reverse नहीं होगा। उसको क्या कहते हैं? परमानेंट डिफरेंस कहते हैं। एग्जांपल्स ले लीजिए, एक्सपेंसेस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए, एग्रीकल्चरल इनकम, डोनेशंस नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80G, पेनल्टीज एंड फाइन्स एक्सेट्रा। और टाइमिंग डिफरेंस के डिफरेंसेस इन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, इनकम टैक्स के हिसाब से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग है और हमारे हिसाब से हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की उसके हिसाब से अलग है। डिफरेंस इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 43B। तो पॉइंट यहां पर सिंपल सा ये है कि मेरी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, इन दोनों के डिफरेंस को मैं देखता हूं, इन दोनों के डिफरेंस को मैं बाइफरगेट करता हूं, क्लासिफाई करता हूं कि वो टाइमिंग डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है। अब सोचने वाली बात है, परमानेंट डिफरेंस है मतलब ये डिफरेंस अब फ्यूचर में कभी रिवर्स नहीं होगा, और क्योंकि ये डिफरेंस फ्यूचर में कभी रिवर्स नहीं होगा तो इसके ऊपर किसी प्रकार का डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा, या इसके ऊपर किसी प्रकार का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर कभी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंस कैसा है? परमानेंट है।
इस बार इनकम टैक्स वालों ने डिसअलाउ कर दिया है, कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है कि अगले साल वापस अलाउ करेंगे। डिसअलाउ, वंस डिसअलाउड इज डिसअलाउड फॉरएवर। तो देयर इज नो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस or liability. So DTA means deferred tax asset or deferred tax liability on permanent difference is not recognized as no future economic benefit or obligation is expected. I hope it is clear. अब हम आते हैं टाइमिंग डिफरेंस पे। टाइमिंग डिफरेंस से क्या होगा? दो पॉसिबल आउटकम्स है। फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा। एग्जांपल ले लो, सेक्शन 43B का खर्चा, जीएसटी इस साल इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं किया, फ्यूचर में अलाउ कर देगा, तो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा मतलब इनकम टैक्स अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस जीएसटी को एज एन एक्सपेंस एडमिसिबल करेगा। वो एडमिसिबल करेगा तो मेरा अगले साल का नेट प्रॉफिट कम होगा और अगले साल का टैक्स एक्सपेंस भी मेरा कम होगा। तो इट विल रिजल्ट इनटू एन एसेट। फायदा हो रहा है मतलब एसेट है। और अगर ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अगर मेरा अगले साल का खर्चा बढ़ रहा है तो वो मेरी क्या होगी? लायबिलिटी होगी। सिंपल सा थॉट रखना, फायदा है मतलब एसेट है, नुकसान है मतलब लायबिलिटी है। इनकम टैक्स ने इस साल मेरे को खर्चा दे दिया, अगले साल बोला नहीं हम रिवर्स करेंगे, मतलब अगले साल मेरे एक्सपेंस कम हो जाएंगे, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मेरा टैक्स बढ़ जाएगा, तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी कैलकुलेट करते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंस, जब भी पीएनएल में हम डेबिट करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करते हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमें सिर्फ करंट ईयर का नहीं करना है, हमें उसमें डीटीए और डीटीएल का इफेक्ट देना है। तो आपका एक कंबाइंड फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डीटीए प्लस डीटीएल माइनस डीटीए। अब इसके अंदर और फिर इंटरनल कुछ पॉइंट्स है जो मैं कह रहा हूं, मैं अभी इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड, दैट्स ऑल। सीधी बात सुनो, बकवास। मैं चाहूं तो 1 घंटे तक हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन अभी हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है। तो प्लस डीटीएल माइनस डीटीए, ऑफसेट के कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, वो भी हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको चीजों को बताऊं ना, बहुत सिंपल तरीके से। एक सिंपल ध्यान रखना है क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। हमें क्या देखना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट, और इसको कंपेयर करेंगे हम टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनकम टैक्स रेट के साथ, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनकम टैक्स रेट। बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, याद रखने की है, यू विल रियली अप्रिशिएट, मजा आ जाएगा। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, और यहां पर मिलेगा टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। समझना, अब ये जो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, इसके लिए एक शब्द आप याद रख लेना, इसको हम कहेंगे टैक्स ड्यू। क्या कहेंगे बेटा जी? टैक्स ड्यू। किसी किताब में आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, मेरा होम प्रोडक्शन है, मैं बस कह रहा हूं फोकस कर लेना। और यहां पर जो आपको टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स मिलेगा, इसको आप समझ लेना, इसको कहेंगे हम टैक्स पेड। क्या कहेंगे बेटा जी? टैक्स पेड। तो एक हो गया टैक्स ड्यू और दूसरा हो गया टैक्स पेड। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज लगाते हैं, यहां पे थोड़ा पिक्चर में लाते हैं। अगर मेरा टैक्स ड्यू ज्यादा है और टैक्स पेड कम है, इफ माई टैक्स ड्यू इज मोर एंड आई हैव पेड लेस, इसका मतलब है, इसको टेक्निकली कहेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स। डू यू एग्री विद मी? मेरा टैक्स ड्यू ज्यादा है और पे कम हुआ है। ड्यू ज्यादा हुआ है, पेमेंट कम हुआ है, मतलब टैक्स देना बाकी है, देना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग टैक्स। आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी होती है, इसको कहेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या कहेंगे बेटा जी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ले लो, ये वाली सिचुएशन, मेरा टैक्स ड्यू कम है और मैंने दिया ज्यादा है। टैक्स ड्यू कम है और पेड ज्यादा है, क्या मैं इस सिचुएशन को टेक्निकली प्रीपेड टैक्स कह सकता हूं? प्रीपेड टैक्स मेरी क्या होती है? एसेट होती है। एसेट होती है, इट विल रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या होगा बेटा जी? इट विल रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। तो आउटस्टैंडिंग टैक्स कब होगा? जब मेरा ड्यू ज्यादा है, पेड कम है। और प्रीपेड कब होगा? जब पेड ज्यादा है, ड्यू कम है। और ये ड्यू मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट, पेड मतलब ड्यू मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट, पेड मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम पिन पॉइंट करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक मैट का छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी मैं कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। सबसे पहले मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है 2 लाख, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड है 5 लाख। अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मैंने अमोर्टाइज किए हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। अमोर्टाइज करना मतलब डेबिट करना, बट दे आर नॉट अमोर्टाइज्ड। अनअमोर्टाइज्ड मतलब दे आर नॉट डेबिटेड एज पर टैक्सेबल रिकॉर्ड्स। देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर सफिशिएंसी। अब ये एक अजम्पशन है, डेफर्ड टैक्स एसेट को आप कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? वैसे तो प्रूडेंस क्या कहता है, एंटिसिपेटेड गेन शुड नॉट बी अकाउंटेड, बट डेफर्ड टैक्स एसेट being an anticipated gain can be accounted provided you have a sufficient evidence कि आपके फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट होंगे। How much net deferred tax asset or liability should be accounted assuming the tax rate of 50%? बहुत सिंपल तरीके से करना है, आसान तरीके से करना है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ सबसे पहले अज्यूम कर लूंगा नेट प्रॉफिट, अज्यूम नेट प्रॉफिट। 2 कॉलम बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ अकाउंटिंग का और दूसरा बना लेता हूँ टैक्सेबल का। समझना, ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है। मैं एक यहां पर अज्यूम कर लेता हूं 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट के ये एडजस्टमेंट से पहले मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों 10 लाख रुपए था। अब ये एडजस्टमेंट क्या कहता है कि डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है 2 लाख रुपए और डेप्रीसिएशन एज पर टैक्सेशन रिकॉर्ड्स है 5 लाख रुपए। तो मैं यहां से करता हूं माइनस डेप्रीसिएशन, रिस्पेक्टिव कॉलम में रिस्पेक्टिव डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2 लाख रुपए माइनस हो रहा है, मैंने यहां से 10 लाख के प्रॉफिट में से 2 लाख माइनस कर लिया। आप 10 लाख की जगह 5 लाख भी अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 10 लाख इसलिए लिया क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन 5 लाख रुपए है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 10 लाख रुपए लिया। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं माइनस करता हूं अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब ये एडजस्टमेंट को समझिएगा, ये कहता है अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड। चलो मैं यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख देता हूं रादर देन दिस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में 30,000 रुपीज को डेबिट किया है, लेकिन टैक्सेशन रिकॉर्ड्स में मैंने कुछ भी डेबिट नहीं किया। वहां वर्ड क्या यूज हुआ है, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गया। तो अब मुझे यहां से पता है क्या मिलेगा बेटा जी, इन दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो 10 लाख में से 2,30,000 गए, 7,70,000 यहां पर बचा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50% से, तो मुझे टैक्सेशन मिलेगा। ये फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स ड्यू। 7,70,000 इंटू 50%। बेटा जी यहां पर 3,85,000 ये क्या है बेटा जी, टैक्स ड्यू है। क्लियर हो गया। दूसरे कॉलम में 10 लाख माइनस 5 लाख, ओनली डेप्रिसिएशन विल गेट डिडक्टेड। सो 5 लाख इज योर प्रॉफिट into 50% is your taxation rate, so your income tax comes to 2,50,000। टैक्सेबल इनकम पे जो प्रॉफिट होता है, जो टैक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स पेड। अब जरा देख लो क्या है सिचुएशन। मेरा टैक्स ड्यू है 385 और पेड है 250, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टैक्स ड्यू इज मोर देन पेड? माई टैक्स ड्यू इज 385, पेड इज 2,50,000। दैट मीन्स व्हाट, रुपीज 1,35,000 इज स्टिल पेएबल। पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर चेक करो यही आंसर आया क्या। नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,35,000। चेक कर लीजिए, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1,35,000। अब क्वेश्चन में उन्होंने कोई प्रॉफिट अज्यूम नहीं किया है, डायरेक्टली किया है। हमने प्रॉफिट अज्यूम किया है और अज्यूम करके हमारा यही आंसर है 1,35,000। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड सीए इंटरमीडिएट लेवल का मैं आपको AS22 इसीलिए बता रहा हूं कि उन सभी बच्चों के लिए जिन लोगों ने AS22 ये सोचकर छोड़ दिया कि भाई बहुत डिफिकल्ट है ना, मैं उनको एक लास्ट रे ऑफ होप देना चाहता हूं। मैं चाहूं तो बहुत टेक्निकल जा सकता हूं, 1 घंटा आराम से ले सकता हूं, लेकिन ये नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूं, एक इंस्पिरेशन देना चाहता हूं कि आप कर सकते हो। बिल्कुल चिंता मत करो। ये इतना वाला जो पार्ट है ना, बस इसको समझ लेना अच्छे से कि अकाउंटिंग प्रॉफिट पे जो टैक्स बनता है उसको हम कहते हैं टैक्स ड्यू। टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो टैक्स बनता है उसको कहते हैं टैक्स पेड। अगर ड्यू ज्यादा है, पेड कम है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर ड्यू कम है और पेड ज्यादा है, इट विल रिजल्ट इनटू प्रीपेड टैक्स रिजल्टिंग इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। क्वेश्चन नंबर 1 ICAR मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1।
अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ये डील करता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का। कुछ स्पेशल केसेस है AS22 के अंदर, उन स्पेशल केसेस में से एक केस है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का। कोई परेशानी नहीं है, उसको अभी हम आराम से हैंडल करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी एज पर AS22 एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो दो सवाल यहां पूछे हैं, पहला तो DTA DTL निकालना है, वो तो हमारा जबरदस्त काम है। चलिए, पहला कॉलम मैंने क्या सिखाया, अकाउंटिंग का बनाने का, दूसरा कॉलम मैंने क्या सिखाया, टैक्सेबल का बनाने का। ठीक है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट देखो कितना है, 6 लाख रुपए, और इनकम टैक्स का प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपीज। बहुत बढ़िया, सिंपल है, हम तो सिर्फ क्वेश्चन की फिगर्स को उठा रहे हैं। इनकम टैक्स का रेट दिया है 20%, तो इंटू 20%, यहां पर भी इंटू 20%, तो ये होता है 1,20,000। तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं टैक्स ड्यू। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझने की बात है, ऐसा देखना पेपर पे लिखा हुआ है ना। और 60,000 का 20% ये होता है 12,000। इनकम टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, इसको हम क्या समझते हैं, टैक्स पेड। अब देखो बेटा कौन सा टैक्स ज्यादा है, ड्यू है 1,20,000, पेड है 12,000। कैन आई से ड्यू इज मोर देन पेड? इफ ड्यू इज मोर देन पेड, तो इसका मतलब है देयर इज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ₹1,08,000। चेक कर लीजिएगा क्या ये आंसर मैच हो रहा है क्या। देयर इज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 1,08,000। चेक कर लीजिए आंसर मैच हो रहा है। मैं आपको इतना सिंप्लीफाइड तरीका बता रहा हूं ना, एग्जाम में बिल्कुल धड़ल्ले से जाके ऐसे प्रेजेंट कर लेना, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। 1,08,000 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यहां पर क्रिएट हो रही है। क्लियर है? अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सवाल पूछा है टैक्स एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट, इन दोनों को क्लब करके मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कह सकता हूं। प्लस यहां पर एक चीज आती है, वो समझना, एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स। एक एक करके समझते हैं। करंट टैक्स मतलब क्या, द टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। हाउ मच इज दिस करंट टैक्स, टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट 12,000 रुपए। क्लियर है? प्लस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अभी हमने निकाली है बेटा जी, कितना आया है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 1,08,000 रुपए। डेफर्ड टैक्स एसेट यहां पर कुछ नहीं है, तो मैं माइनस करूंगा 0। प्लस अब है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स। नाउ व्हाट इज द मैट, फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। क्या है क्या नहीं है वो टैक्सेशन के टीचर्स आपको बताएंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। प्रॉफिट फॉर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज 3,50,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मैट का रेट भी क्वेश्चन में दिया है 7.5%। तो 3,50,000 का 7.5% अगर मैं करता हूं तो आंसर आता है 26,250। तो अब यहां पर एक सिंपल सी चीज करनी है, 26,250 एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स माइनस हाउ मच इज द करंट टैक्स लायबिलिटी 12,000। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है ना 14,250 रुपए का, बस उतना डिफरेंस आपको यहां पर ऐड करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। चेक कीजिएगा, टोटल अमाउंट जो आप P&L में डेबिट करेंगे वो है 134,250। ये देखिएगा आंसर मैच हो गया। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट इट इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस प्लस DTL माइनस DTA प्लस एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स। करंट टैक्स लायबिलिटी है 12,000, मैट के हिसाब से लायबिलिटी है बेटा जी 26,250। दोनों का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंगली आप जाकर डेबिट कर दो P&L अकाउंट। दैट्स ऑल, चेक ऑल ऑफ यू। करेक्ट? तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट कंप्लीट AS22 बट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू रिस्पाइट इन योर CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इंटरमीडिएट लेवल के लिए जितनी जरूरी है उतना मैंने AS22 आपको पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप चाहते हैं क्या? मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गुड डे ऑल ऑफ यू। शब्बा खैर।